अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको मालूम है कि कराची इंटर बोर्ड ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के 2021 के एनुअल एग्जामिनेशंस के लिए मॉडल पेपर जारी किए थे। उसके अंदर हमने फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के मॉडल पेपर के ऊपर बात की थी और उसमें क्या चेंजिंग हुई हैं, पिछला पैटर्न क्या था, ये बात भी हमने की थी। और उसके अंदर जो एमसीक्यूज थे वो भी मैंने आपको सोल्व करके बताए थे। आज हम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के मॉडल क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि उसके अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से आएंगी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट्स को अभी तक ये मॉडल पेपर समझ में नहीं आया या उनको नहीं पता कि क्या चीज़ कैसे करनी है, उनको भी अच्छे तरीके से चीज़ समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तीन सेक्शन आपके पास होंगे न्यू मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग। पहला जो सेक्शन है वो पिछले पैटर्न के मुताबिक, अगर मैं आपको प्रीवियस बताऊं तो वो पहला सेक्शन जो होता था वो 20 मार्क्स का होता था, जिसके अंदर 20 एमसीक्यूज होते थे। लेकिन अब इस बार आपका आधा हिस्सा पेपर का 50 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड होगा और आपको 25 एमसीक्यूज करने। इसका मतलब क्या हुआ, 2 नंबर का एक एमसीक्यूज होगा। इस वजह से आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है कि भाई हमने कौन सा राइट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है जी। सेक्शन बी की अगर हम बात करें न्यू पैटर्न के मुताबिक तो ये 30 मार्क्स का है और इसके अंदर आपने अटेम्प्ट करने हैं 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में से। और अगर हम पिछले पैटर्न की बात करें तो पिछला पैटर्न था 50 मार्क्स का। उसके अंदर आपको 6 में से 5 क्वेश्चन करने होते थे, यानी कि हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता था, 10 मार्क्स का होता था। लेकिन इस बार आपने 30 मार्क्स के 3 क्वेश्चन करने, यानी कि एक क्वेश्चन 10 का ही होगा, लेकिन आपका जो मार्क्स का रेशियो वो थोड़ा सा कम कर दिया। आपके पास चॉइस भी 2 क्वेश्चन की ज्यादा है, 5 में से आपने 3 करके दिखाने। उसके बाद अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी रखा गया है आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, 80 मार्क्स तो यहाँ पर हो गए, बाकी रह गए 20। यहाँ पर आपने अटेम्प्ट एनी वन पार्ट फ्रॉम 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स आपके पास गिवन होंगे ए और बी करके, उनमें से कोई एक पार्ट करना है, उसके 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और अगर हम पिछले पैटर्न के सेक्शन सी की बात करें तो उसमें क्या होता था कि उसके होते थे 30 मार्क्स और उसके पार्ट होते थे 3 और आपको करने होते थे 2। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पार्ट जो है वो 15 मार्क्स का होता था। तो ये है आपका नया मॉडल पेपर, जिसके थ्रू आपका पेपर आएगा, आपका पेपर टेस्ट किया जाएगा। अब इसके अंदर जो मॉडल पेपर के अंदर इंटर बोर्ड वालों ने एमसीक्यूज जो दिए हैं उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और उसके आंसर भी साथ साथ बताता जाऊंगा, ताकि आप ये चीजें भी साथ साथ कवर कर सकें। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो चीजें मॉडल पेपर में दी हैं तो 40 50 या 60 हो भी सकते हैं, 80% उसमें से चीजें आ जाएं। तो बाकी जो सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी होगा, हमने फर्स्ट ईयर में भी उसके ऊपर फिलहाल वीडियो नहीं बनाई, लेकिन उनके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे मेंशन करके बाकायदा कि भाई सेक्शन बी फर्स्ट ईयर का, सेक्शन बी सेकंड ईयर का, सेक्शन सी फर्स्ट ईयर का और सेक्शन सी सेकंड ईयर का, ताकि अलग अलग वीडियोस में आपको देखने में आसानी हो। तो एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। सेक्शन ए में आपके पास जो एमसीक्यूज आ रहे हैं, मैं ये भी बताता जाऊंगा साथ में कि इस तरीके का एमसीक्यूज पहले टेस्ट किया जा चुका है कि नहीं और कौन सा नया है। ठीक है, पहला एमसीक्यूज कह रहे हैं कि इफ कंपनी रिसीव शेयर एप्लीकेशन मोर देन द ऑफर्ड शेयर दिस इज कॉल्ड। ये जो एमसीक्यूज है ये शेयर्स एंड डिवेंचर के चैप्टर का है। वो कह रहा है कि अगर कंपनी शेयर्स एप्लीकेशन ऑफरिंग शेयर से ज्यादा रिसीव कर ले तो इस चीज को क्या कहा जाता है, इक्वल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, लोअर सब्सक्रिप्शन। यानी कि कंपनी ने बोला कि भाई हम 1.5 लाख शेयर्स बेचना चाहते हैं लेकिन एप्लीकेशन आई 2 लाख की। इसका मतलब क्या हुआ, आपको शेयर्स एप्लीकेशन ज्यादा की रिसीव हुई, तो इसको कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ऐसा केस जिसमें एप्लीकेशन आपको
ऑफरिंग से ज्यादा रिसीव हो तो उसको कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। इक्वल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जितने बेचना चाह रहे थे उसके बराबर हो, तो ये ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं करता। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जितनी आप बेचना चाह रहे थे एप्लीकेशन उससे कम है। और लोअर सब्सक्रिप्शन टर्म नॉर्मली यहाँ पर यूज नहीं होती, तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। सेकंड की तरफ हम चलें कि इफ अ कंपनी ऑफर शेयर एट हायर प्राइसेस देन द पार वैल्यू द डिफरेंस इज नॉन एज। ये वाला एमसीक्यूज भी शेयर्स एंड डिबेंचर का है। वो कह रहे हैं कि अगर कंपनी शेयर को, जो शेयर है एक, उसको आप पार वैल्यू क्या किसको कहते हैं? फेस वैल्यू को कहते हैं। यानी कि आपका एक शेयर था 10 रुपए का, आप उस 10 रुपए से हायर प्राइस पर बेचना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप 15 पे बेचना चाह रहे हो, तो 15 और 10 के दरमियान का डिफरेंस क्या कहलाएगा? क्या इंटरेस्ट कहलाएगा, क्या डिस्काउंट कहलाएगा, क्या प्रीमियम कहलाएगा, क्या सरप्लस कहलाएगा? देखिए इंटरेस्ट तो कहलाएगा नहीं, इंटरेस्ट तो लोन के ऊपर दिया जाता है और शेयर आपका लोन तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत। डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज कम कीमत पर बेचना, ठीक है, या कम कीमत पर खरीदना, तो डिस्काउंट तो आएगा ही नहीं। बाकी बचे प्रीमियम और सरप्लस। तो प्रीमियम की टर्मिनोलॉजी जो है वो यहाँ पर यूज की जाती है जब आप शेयर अपनी पार वैल्यू से ज्यादा का बेचते हो, इसको क्या कहा जाता है? प्रीमियम कहा जाता है। सरप्लस कहते हैं जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा होते हैं, तो तब। इसका मतलब ए बी डी ये तीन ऑप्शन नहीं है, बल्कि कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? ऑप्शन सी। इसी तरीके से तीसरे एमसीक्यूज की तरफ चलें तो द टोटल अमाउंट ऑफ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट इज नोन एज। जो कंपनी का टोटल कैपिटल होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ एक कंपनी का जो टोटल कैपिटल है वो 10 लाख रुपए है, उस 10 लाख को अगर मैं छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दूं तो उन यूनिट्स को क्या कहा जाएगा? डिबेंचर्स, शेयर्स, डिविडेंड, नेट इनकम। देखें डिबेंचर नहीं कहा जाएगा क्योंकि डिबेंचर जो है वो कैपिटल नहीं होता, वो तो लोन की पेमेंट होती है, वो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देते हो, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। डिविडेंड, डिविडेंड तो वो होता है जो शेयर्स के ऊपर कमाते हो, इसका मतलब ये भी ना हुआ, डिवाइड तो नहीं कर सकते। नेट इनकम जो कंपनी ऑपरेशन करेगी और उसके बाद आखिर में जो बचेगा वो नेट इनकम होगी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या चीज बची? शेयर्स। शेयर्स क्या है? शेयर्स वो स्मॉल यूनिट्स हैं जिनके अंदर कंपनी के कैपिटल को डिवाइड किया जाता है। जैसे मैंने कहा 10 लाख आपका कैपिटल है और आपने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, तो 10 लाख के कैपिटल को 1 लाख शेयर से डिवाइड करते हैं तो आपका जो पार वैल्यू है, जो फेस वैल्यू आपके शेयर की, वो कितनी आ जाएगी? 10 रुपए की आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपने 10 लाख के कैपिटल को 1 लाख के जो 10-10 रुपए वाले यूनिट्स हैं उनमें डिवाइड किया हुआ है। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास मजीद कौन से एमसीक्यूज आ रहे हैं। नंबर 4, द शेयर कैपिटल बाय विच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड। वो शेयर कैपिटल जिसके थ्रू कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होती है उसको क्या कहा जाता है? ये भी शेयर्स एंड डिवेंचर के चैप्टर का न्यूमेरिकल है। क्या इशूड कैपिटल कहा जाता है, क्या पेड अप कैपिटल कहा जाता है, क्या ऑथराइज कैपिटल कहा जाता है, या सब्सक्राइब? देखें जो रजिस्टर्ड का ऑल्टरनेटिव नेम है वो ऑथराइज्ड है, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑथराइज कैपिटल ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। इशूड कैपिटल का मतलब तो ये हुआ जो इशू करेंगे, पेड अप जो अदा करेंगे, सब्सक्राइब जितने में लोगों ने सब्सक्राइब किया या खरीदा। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि वो कैपिटल जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो ऑथराइज कैपिटल कहलाता है। फिफ्थ की बात करें तो इफ द रिमेनिंग पार्टनर परचेज द कैपिटल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स। ये एमसीक्यूज है पार्टनरशिप रिटायरमेंट से। वो आपको कह रहे हैं कि अगर रिमेनिंग पार्टनर हैं वो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल खरीद लें तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या हो जाएगा? क्या बढ़ जाएगा, क्या डिक्रीज होगा, क्या कांस्टेंट रहेगा, या नन ऑफ दीज होगा? अब देखें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर का 1-1 लाख कैपिटल था, यानी कि टोटल 3 हुआ। एक पार्टनर जाना चाह रहा है और उस एक पार्टनर का कैपिटल दोनों पार्टनर्स ने आधा आधा खरीद लिया, तो भाई बंदा कम हुआ ना, कैपिटल तो कम नहीं हुआ। 50 एक के पास आया, 50 दूसरे के पास आया, 1.5 लाख पहले था तो 50 प्लस किया दोनों ने अपने कैपिटल में, तो 1.5 लाख 3 था, तो पहले भी तो 3 था। बंदे कम हुए हैं, कैपिटल आपका कम नहीं हुआ, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? रिमेन कांस्टेंट। कि अगर पार्टनर्स खुद खरीद लेंगे
तो पार्टनरशिप के अंदर जो कैपिटल होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सिक्स्थ आपका जो एमसीक्यूज है उसमें कह रहे हैं सैल्वेज वैल्यू इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन अंडर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन का ये एमसीक्यूज है। इसमें कह रहे हैं कि सैल्वेज वैल्यू जो है, जो रिमेनिंग वैल्यू होती है जब आप बेचते हो अपने एसेट को सर्विस उससे हासिल करने के बाद, तो कह रहे हैं कि सैल्वेज वैल्यू को नहीं लिया जाता। भाई कहाँ नहीं लिया जाता, डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते वक्त। कौन से मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में, यूनिट प्रोड्यूस मेथड में, वर्किंग आवर मेथड में, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। तो अगर हम फॉर्मूले की तरफ चलें तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। इसमें तो सेल्वेज वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। यूनिट प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन यूनिट, इसमें भी आ रहा है। वर्किंग आवर मेथड का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर। तो इन तीनों के अंदर सैलवेज वैल्यू तो आ रही है, तो डिमिनिशिंग के अंदर आखिरी जो ऑप्शन बचा उसके अंदर आप सैलवेज वैल्यू नहीं लेते हो, क्योंकि उसमें आप करते हो डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर वर्क और वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से हम सेवेंथ एमसीक्यू की तरफ चलें तो कह रहे हैं द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज सिमिलर टू। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किस से सिमिलर है या किस से मिलती जुलती है। जब आप डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं तो उसके अंदर बैलेंस शीट बनाते हैं। जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, सॉरी जरा स्लाइड आगे पीछे हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है वो किससे सिमिलर है, वो बैलेंस शीट से। ट्रायल बैलेंस के अंदर तो क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट होता है, बैलेंस शीट के अंदर तो नहीं होता। कैश बुक रिसीप्ट्स एंड पेमेंट होती है, इनकम स्टेटमेंट तो पूरी स्टेटमेंट होती है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है ना, अफेयर यानी कि इस साल क्या क्या काम किया, तो बैलेंस शीट भी तो आपकी पोजीशन ही बताती है ना कि आपके पास क्या क्या है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किससे सिमिलर है, बैलेंस शीट से। एट्थ एमसीक्यूज में क्या करें, डिस्काउंट अवेल ड्यूरिंग द कंसेशन पीरियड इज नॉन एज। ठीक है, ये वाला एमसीक्यूज है आपका अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन का। वो डिस्काउंट जो आपको अवेल हो जाता है कंसेशन पीरियड के दौरान, उस डिस्काउंट को क्या कहा जाता है, ट्रेड डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या शेयर डिस्काउंट। तो इस तरीके के डिस्काउंट को आप कैश डिस्काउंट कहते हैं। जब आपने मशीन खरीदी 1 लाख की, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट तो ऑलरेडी मिल जाता है। उसके बाद जो सेलर है वो बोलते हैं यार 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप पेमेंट दे दो तो मजीद डिस्काउंट ले जाना। तो आप अगर 15 दिन के अंदर अंदर या जो भी रिक्वायर्ड टाइम पीरियड है उसके अंदर पेमेंट दे देते हो तो वो क्या कहलाता है, कैश डिस्काउंट कहलाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो बार्गेनिंग डिस्काउंट है, ऑप्शन गलत है। सेल डिस्काउंट मर्चेंडाइजेस के ऊपर होता है, ये ऑप्शन भी गलत है। शेयर डिस्काउंट जो होता है वो शेयर्स के ऊपर होता है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो लास्ट क्या बचा, कैश डिस्काउंट, जो कि पेमेंट के लिहाज से होता है। उसके बाद नाइन्थ एमसीक्यूज की बात करें तो अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू, प्रॉफिट और लॉस कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ये वाला एमसीक्यूज है आपका पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर करंट अकाउंट में, रिटेन अर्निंग अकाउंट में और या फिर पर्सनल अकाउंट में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। रिटेन अर्निंग अकाउंट पार्टनरशिप के अंदर नॉर्मली रिटेन अर्निंग का पार्ट नहीं होता है और रिटेन अर्निंग अकाउंट बनाया भी नहीं जाता। तो पर्सनल अकाउंट भी इसी तरीके से नहीं होगा। पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट होगा, ताकि आपका कैपिटल जो है वो फिक्स रहे, उसमें कोई चेंजिंग ना है, इस वजह से ये चीज कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। तो ऑप्शन राइट क्या है, सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास क्या कह रहे हैं, इन केस ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर हिज कैपिटल डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय अदर सॉल्वेंट पार्टनर, द गवर्नमेंट, द बैंकर, द क्रेडिटर। यानी कि अगर इंसॉल्वेंट पार्टनर हो, यानी कि उसको लॉस उसके कैपिटल से ज्यादा हो और वो ज्यादा वाले लॉस को ना भर पाए, तो उसकी कैपिटल डेफिशिएंसी को कौन बर्दाश्त करेगा, कौन भरेगा उसका नुकसान, अदर पार्टनर्स भरेंगे जो कि सॉल्वेंट होंगे। ठीक है, जो दूसरा सॉल्वेंट पार्टनर होगा वही इंसॉल्वेंट पार्टनर की कैपिटल डेफिशिएंसी को मेट करेगा।
गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार नहीं है, ऑप्शन गलत है। बैंकर इसका जिम्मेदार नहीं है, ऑप्शन गलत है। द क्रेडिटर, क्रेडिटर भी आपकी जगह की कैपिटल डेफिशिएंसी को मेट नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या है? अदर सॉल्वेंट पार्टनर। 11th में कह रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉसेज आर डिवाइडेड। बहुत पुराना एमसीक्यूज है कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो नहीं बनाया जाता या वो नहीं होता, तो प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटे जाते हैं? जाहिर सी बात है, इक्वल बांटे जाते हैं। एवरेज कैपिटल रेशियो से नहीं बांटोगे। अगर एवरेज कैपिटल रेशियो से बांटोगे तो वो पहले से मेंशन होगा। इसी तरीके से बिगनिंग कैपिटल रेशियो से भी मेंशन होगा और एंडिंग से भी। तो ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे। आपका राइट ऑप्शन होगा इक्वली, कि जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होगा तो आपने प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। 12th के अंदर कह रहे हैं इन द केस ऑफ एडमिशन, पार्टनरशिप एडमिशन का एमसीक्यूज है कि अगर किसी पार्टनर को एडमिट करोगे ऑन मोर देन बुक वैल्यू, ठीक है ना, जितना उसका कैपिटल था उससे ज्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट हो, तो जो गुडविल या बोनस होगा तो वो किसको जाएगा? तो वो जाहिर सी बात है उसको तो नहीं जाएगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे पहले से, ओल्ड पार्टनर्स, उनको जाएगा। नन ऑफ दीज का ऑप्शन गलत है। माइनर पार्टनर का अलग है, गलत है, और न्यू पार्टनर का तो वैसे ही पहले मना कर दिया। तो ओल्ड पार्टनर के पास जाएगा गुडविल और बोनस। उसके बाद 13 की बात करें तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, पार्टनरशिप लिक्विडेशन का एमसीक्यूज है। तो कह रहे हैं कि लिक्विडेशन करते वक्त, यानी कि पार्टनरशिप खत्म करते वक्त रिमेनिंग कैश जो आखिर में बच जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। वो पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? ऑन द ओपनिंग कैपिटल रेशियो, ऑन द बैलेंस ऑफ कैपिटल एट द एंड, इक्वली ऑन द एंडिंग कैपिटल रेशियो। देखें, पहली बात तो ये याद रखें, लिक्विडेशन के अंदर जो रिमेनिंग कैश बचता है वो किसी भी कैपिटल रेशियो से आप नहीं बांटते हो। तो पहला और आखिरी ऑप्शन तो कट गया। अब बात रही सी और बी की, तो इक्वली भी आप नहीं बांटते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी को कितना लॉस मिला होगा, किसी हो सकता है कि कोई सॉल्वेंट हो, कोई इंसॉल्वेंट हो, तो उस बेस के ऊपर जिसका जितना बनता है ना उसको उतना दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? बी ऑप्शन राइट है, ऑन द बैलेंस ऑफ कैपिटल एट द एंड। आखिर में उनके कैपिटल का जो बैलेंस होगा उतना ही कैश उनको दे दिया जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। इसके बाद 14th एमसीक्यूज में क्या कह रहे हैं? डिबेंचर आर द सर्टिफिकेट ऑफ, डिबेंचर किस चीज का सर्टिफिकेट होते हैं? पहले ही बता दिया, लायबिलिटी। तो ओनरशिप का ऑप्शन यहाँ गलत हुआ। मेडिकल फॉर कंपनी एम्प्लॉयज, जो डिबेंचर्स होते हैं वो तो क्रेडिटर से लोन लिया जाता है, तो कंपनी एम्प्लॉयज तो नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन भी गलत। नन ऑफ दीज भी गलत हो गया। तो ये क्या है? रिसीप्ट ऑफ लोन एक्नॉलेजमेंट, ठीक है ना, कि भाई आपने इतना लोन लेना है, उसके लिए एक सर्टिफिकेट जो मिलेगा उसको क्या कहा जाएगा? आसान लफ्जों में डिबेंचर कहा जाएगा। तो इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में पढ़ें, ROLA, रोला, ठीक है ना, एम में रोला पाया हुआ है। तो बहरहाल इसका राइट ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट चलते हैं फर्दर एमसीक्यूज की तरफ। तो आपको 15th एमसीक्यूज में क्या कह रहे हैं? रेजिजुअल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड रिकवरेबल कॉस्ट ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट एट द टाइम ऑफ इट्स, ठीक है ना। ये बिल्कुल नया एमसीक्यूज है, बिल्कुल नई वर्डिंग के साथ। इससे पहले ये एमसीक्यूज कभी भी नहीं आया। तो कह रहे हैं जो रेजिजुअल वैल्यू जो आखिर में बच जाती है इज द एस्टिमेटेड। तो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, देखें डेप्रिसिएशन के अंदर एक ही वैल्यू सही होती है जो एक्यूरेट होती है, दैट इज योर कॉस्ट। डेप्रिसिएशन की वैल्यू, रेजिजुअल वैल्यू और उसकी लाइफ, ये सब के सब क्या होते हैं? एस्टिमेटेड होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी, रेजिजुअल वैल्यू जिसको कहते हैं, वो एस्टिमेटेड है। वो एस्टिमेटेड रिकवरेबल कॉस्ट है कि जब आप एट द टाइम ऑफ एसेट को जब आप डेप्रिशिएट कर रहे होते हो तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है ना। रेजिजुअल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड रिकवरेबल कॉस्ट ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट एट द टाइम ऑफ, किस टाइम पर होती है वो रेजिजुअल वैल्यू? रिमूवल ऑफ फ्रॉम सर्विस, रिमूवल फ्रॉम वन फैक्ट्री टू अनदर, रिमूवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का ऑप्शन गलत है। रिमूवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर का मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप अपने एसेट को बेच रहे हैं, ठीक है ना। मेरी एक फैक्ट्री है, मैं अपनी एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो उससे रेजिजुअल वैल्यू का क्या ताल्लुक? फैक्ट्री तो मेरी है ना। रिमूवल फ्रॉम वन फैक्ट्री टू अनदर का मतलब यही है, और प्लेस का मतलब यही है। इसका मतलब बी, सी और डी ऑप्शन गलत है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस, यानी कि उसने जितनी सर्विस देनी थी 4 साल की 5 साल की उसने सर्विस दे दी, उसके बाद हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया या सोल्ड आउट कर दिया,
तो उस वक्त अगर कोई वैल्यू है तो उसको क्या कहा जाएगा, रेजिजुअल वैल्यू कहा जाएगा। तो रेजिजुअल वैल्यू उस वक्त आती है जब आप एसेट को रिमूव कर रहे होते हो फ्रॉम सर्विसेज। 16th एमसीक्यूज के अंदर कह रहे हैं ऑल फिक्स एसेट आर डेप्रिशिएटेड एक्सेप्ट, बहुत पुराना एमसीक्यूज, तमाम फिक्स एसेट डेप्रिशिएट होते हैं सिवाय किसके, सबको पता है, लैंड। फर्नीचर भी डेप्रिशिएट होता है, मशीन भी, बिल्डिंग भी। उसके बाद 17th एमसीक्यूज आपका क्या है, नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड। नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या चीजें इंक्लूड होती हैं या कौन से इदारे इंक्लूड होते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। स्कूल्स भी नॉर्मली नॉन प्रॉफिट कंसर्न के लिए चलाया जाता है, क्लब्स वगैरह भी, हॉस्पिटल भी, और ऑल ऑफ दीज भी अगर हम जनरली बात करें। नहीं तो अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो फिर स्कूल भी प्रॉफिट के लिए काम कर रहा होता है और क्लब्स वगैरह भी, और प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो तीनों ही इदारे शामिल होंगे। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, के भाई ये सारे के सारे। 18 के अंदर क्या कह रहे हैं, नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न डू नॉट मेंटेन। नॉन प्रॉफिट अर्निंग या ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर क्या चीज मेंटेन नहीं की जाती, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, रिसीप्ट एंड पेमेंट। तो देखें नॉन प्रॉफिट अर्निंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट ही दिया जाता है, जिसके थ्रू आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो, फिर जाकर आप बैलेंस शीट बनाते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, ये तीनों तो नॉन प्रॉफिट अर्निंग के अंदर मेंटेन किए जाते हैं। तो बचा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मेंटेन नहीं किया जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरह 19th है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज। ठीक है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एमसीक्यूज है कि सब्सक्रिप्शन एडवांस में ही रिसीव हो जाए। तो एडवांस में आएगी तो भाई एडवांस में कोई भी पेमेंट आती है ना वो आपकी इनकम होती है ना वो आपका एसेट होती है क्योंकि अक्रूड नहीं है, ना वो आपका एक्सपेंस है क्योंकि आप तो रिसीव कर रहे हो, वो होती है आपकी लायबिलिटी, यानी कि लोगों से पैसे आपने ले लिए। एक बार फिर से स्लाइड आगे हो गई, बहरहाल आपने लोगों से पैसे ले लिए और फिर आपने उसको इन नहीं किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी है। तो क्या हुआ कि ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि सी। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको 20th का कह रहे हैं, द सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के चैप्टर का ये एमसीक्यूज है। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज जनरली फॉलोड बाय, कौन लोग फॉलो करते हैं, स्मॉल बिजनेसेस, लार्ज बिजनेसेस, नन ऑफ दीज, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। तो स्मॉल बिजनेसेस जो नॉर्मली ये दुकान वगैरह वाले, यूटिलिटी स्टोर वाले बैठे हुए होते हैं, वो लोग इस चीज को फॉलो कर रहे होते हैं। लार्ज बिजनेसेस में मुकम्मल तौर पर डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू अकाउंटिंग हो रही होती है। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो होते हैं वो भी क्या करते हैं कि उनके पास भी अपने सॉफ्टवेयर होते हैं और क्योंकि उनके अकाउंट्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। तो नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी नहीं आएगा, करेक्ट ऑप्शन है ए। 21th एमसीक्यूज के, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज कॉल्ड। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है अगर वो इन राइटिंग हो यानी कि लिखा हुआ हो तो उसको क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन नहीं, पार्टनरशिप एट विल नहीं, पार्टनरशिप सर्टिफिकेशन नहीं, बल्कि उसको क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। तो ये एमसीक्यूज भी बहुत पुराना एमसीक्यूज है जो कि आप अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ते हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर। नॉर्मली आप पार्टनरशिप के टॉपिक के अंदर जो पीओसी आईटीबी के अंदर आते हैं उसके अंदर भी इसको आप पढ़ रहे होते हो। इसी तरीके से 22 एमसीक्यूज के, द पर्सन हु टेक्स द इनिशिएटिव इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज नोन एज। वो शख्स जो कंपनी को फॉर्मेट करने के लिए कदम बढ़ाता है या उसके हर मामले को या कंपनी शुरू कराने में साथ साथ रहता है या वो शुरुआत करता है या कंपनी बनाता है, आप ऐसे समझ लें, तो उस शख्स को क्या कहा जाता है, प्रोमोटर, शेयर होल्डर, डायरेक्टर या रजिस्ट्रार। देखें रजिस्ट्रार नहीं है, रजिस्ट्रार से तो कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो ऑप्शन गलत। डायरेक्टर, डायरेक्टर भी ऑप्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि डायरेक्टर तो तब आते हैं जब कंपनी क्या करती है, जब कंपनी बन जाती है, शेयर होल्डर आ जाते हैं और शेयर होल्डर ही इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर को। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हुआ, तो शेयर होल्डर भी गलत हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि शेयर होल्डर वो लोग हैं कि जब कंपनी बन जाएगी, शेयर्स इशू होंगे, शेयर्स खरीद देंगे तब ये आएंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जो आपकी कंपनी के हर मैटर में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि उसको फॉर्मेट करते हैं। ठीक है जी, तो ये भी शेयर्स एंड डिवेंचर वाले चैप्टर का एमसीक्यूज है।
उसके बाद आगे चलें तो द एक्सपेंस इनकर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी आर कोल्ड, ये भी शेयर्स एंड डिबेंचर का एमसीक्यूज है कि ऊपर हमने पढ़ा कि भाई कंपनी बनाने वाले लोग कौन, प्रोमोटर। अच्छा, वो कंपनी बनाने में जो खर्चे इनकर्ड होते हैं उनको क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इनडायरेक्ट तो वो है जो नॉर्मली ट्रेस नहीं हो सकते। रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंस तो बार बार होते रहते हैं, और जो कंपनी बनाने में खर्चे होते हैं वो एक बार में ही होते हैं। इसी तरीके से सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, सेलिंग एक्सपेंस तो तब होंगे ना जब कोई चीज आप बेच रहे हो। तो ये होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। आपका राइट ऑप्शन क्या, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इनकी जो नेचर है बेसिकली वो एसेट की नेचर है, बस इनको एक्सपेंसेस का नाम दे दिया जाता है। उसके बाद सेकंड लास्ट एमसीक्यूज में आपको ये बात बोल रहे हैं, डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू, यानी कि सिंपली डेप्रिशिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला पूछना चाह रहे हैं आपसे कि डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑफ एन एसेट, एसेट की डेप्रिशिएबल कॉस्ट किसके बराबर होती है, क्या कॉस्ट प्लस सेल्वेज वैल्यू के? गलत, ये क्वेश्चन ही गलत है। कॉस्ट प्लस मार्केट प्राइस, ये भी गलत है। नन ऑफ दिस का ऑप्शन भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी सी का ऑप्शन रहता है कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू। कॉस्ट में से अगर हम सेल्वेज वैल्यू माइनस कर दें तो हमारे पास डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, नन ऑफ दिस का ऑप्शन भी गलत हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक एसेट खरीदा 1.5 लाख रुपए का, सेल्वेज वैल्यू यानी कि सर्विस के बाद वो फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपए की बिक जाएगी, तो 1.5 लाख में से 30,000 माइनस किए तो बाकी कितना आ गया, बाकी आ गया 1,20,000, यानी कि पूरी अपनी सर्विस लाइफ में 1,20,000 रुपए की वो डेप्रिशिएट हुई है, तो इसको कहा जाता है डेप्रिशिएबल कॉस्ट। इसके बाद लास्ट एमसीक्यूज की तरफ चलें तो वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड इज आल्सो नोन एज, स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम पूछना चाह रहा है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, एयर डिजिट मेथड, प्रोडक्शन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बिल्कुल अलग चीज है, रिड्यूस कम हो रहा है। स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या होता है कि आपका हर साल का डेप्रिसिएशन सेम रहता है। एयर डिजिट मेथड इसमें भी कम होता जाता है। प्रोडक्शन मेथड के अंदर आपका डेप्रिसिएशन फ्लक्चुएट होता है, कभी ज्यादा कभी कम, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स जितने बनाए उस पर डिपेंड करता है। तो इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहा जाता है, कि इसको स्ट्रेट लाइन मेथड को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि इक्वल अमाउंट रहेगी हर साल जब भी आप डेप्रिसिएशन निकालोगे तो। ठीक है जी, तो ये हमारे एमसीक्यूज हो गए जो कि मैंने आपको राइट ऑप्शन इसके बताए सॉल्व करके। सेक्शन बी के अंदर हम अगर डिस्कस करें तो सेक्शन बी के अंदर आपके पास मॉडल पेपर के अंदर उसने जो पहला क्वेश्चन आपसे टेस्ट किया है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर का डिस्कस किया है। इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है स्टूडेंट्स, ताकि आपकी तैयारी हो। कोई इतना लंबा चौड़ा ये चैप्टर है भी नहीं, और इस चैप्टर के अंदर आप आसानी से चीज़ें कर सकते हो। और इसके अंदर एग्जामिनर ने अभी जो मॉडल पेपर दिया है उसके अंदर आपसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट मांगा है। उसके बाद पार्टनरशिप डिवीजन एंड प्रॉफिट एंड लॉस का आपके पास चैप्टर गिवन है, जिसके अंदर उसने सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन समरी मांगी है। फिर पार्टनरशिप एडमिशन का चैप्टर जो है उसका सवाल आपसे टेस्ट किया हुआ है। दो केसेस आपके पास दिए हुए हैं, एंड इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट और इज टू बी इंक्रीज का केस आपके पास गिवन है। उसके बाद पार्टनरशिप लिक्विडेशन का चैप्टर जो है उसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है और पास पेपर का ही क्वेश्चन है, बस ऊपर ओनर का नाम चेंज किया हुआ है और उसके अंदर नेसेसरी एंट्रीज ही आपसे मांग रहे हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है सेक्शन बी का वो जो उसने दिया हुआ है वो इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर के दिया हुआ है। 4 एंट्रीज दी हुई है और आपसे जनरल में एंट्रीज ही मांगने को बोल रहे हैं। इसके बाद अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी के अंदर पहले हमने देखा था पिछले पैटर्न के अंदर 3 पार्ट होते थे, 2 करने थे, लेकिन यहाँ पर अब 2 पार्ट हैं तो कोई एक करना होगा, यानी कि एक चैप्टर में से एक सवाल होगा। तो यहाँ पर मॉडल पेपर में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन के चैप्टर से दिया हुआ है, जिसके अंदर आपसे जो है थोड़ा सा डेटा उसने जो रखा हुआ है वो मशीन का तो नहीं रखा हुआ, बहरहाल जो उसने थोड़ा सा डेटा रखा है ना वो थोड़ा सा मुश्किल रखे है, एक तरीके से ये समझ लें। उसने डेट वगैरह को आगे पीछे घुमा कर दिया हुआ है, बहरहाल ये स्टूडेंट्स कर लेंगे जिन्होंने चैप्टर पढ़ा हुआ होगा। तो इसके अंदर उन्होंने स्ट्रेट लाइन मेथड, वर्किंग हार मेथड, यूनिट प्रोडक्शन मेथड मांगा हुआ है, यानी कि उन्होंने क्वेश्चन तो कम कर दिए लेकिन हो सकता है कि एक क्वेश्चन करने में लेंथी हो जाए। दूसरा जो चैप्टर आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड पार्ट के अंदर वो सिंगल एंट्री सिस्टम है, और ये भी कोई पुराना 5 ईयर का क्वेश्चन है, आई थिंक 2010 वगैरह का।
और इसके अंदर आपको कैपिटल 8 स्टार्ट और कैपिटल 8 एंड वगैरह की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो दी हुई हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है और उसके बाद आपके पास जो लास्ट चीज होती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की, वो भी बनाने को दी हुई है। तो यहाँ तक हमारा ये सेशन खत्म होता है और इसको आप अच्छे तरीके से देखें और समझें कि भाई आपने पेपर को कैसे हैंडल करना है। जैसे कि मैंने बताया कि रिक्वायरमेंट्स आपकी हुई कम है, लेकिन क्वेश्चन तो कम हो गए, लेकिन हो सकता है कि वो उसके अंदर रिक्वायरमेंट ज्यादा लेंथी मांग ले। ठीक है ना? तो आपने प्रैक्टिस फिर भी अच्छे तरीके से करनी है सेकेंड ईयर स्पेशली, क्योंकि सेकेंड ईयर के अंदर चैप्टर सारे कम नहीं किए, वही 10 के 10 चैप्टर्स हैं, वही 10 के 10 चैप्टर्स हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस हासिल हो सके।